अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाब में आप पे सलामती भेजना आज इसलिए ज़रूरी है, आज आपका गला बैठा है, तबीयत नासाज है, बहुत मुश्किल नहीं आप बैठे हुए को उठाने की ज़रूरत है। अब आपको आज ये भारी पत्थर उठाना पड़ेगा। तज्जिए का हमने आपसे रिक्वेस्ट की है और आपने हमें शुक्रगुजारी का मौका दिया है कि आज आप जो मामलात हैं, क्योंकि ये मई का महीना है और मई डे चल रहा है हर रोज़ ही। 9 मई, फिर उसके बाद 28 मई और फिर आज फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, फिर उसका एलामिया। चीज़ें इतनी अहम थी कि आपका तज्जिया उस पर बहुत ज़रूरी हो चुका था। अच्छा, ऐसा है कि एक बार फिर इरफान सिद्दीकी साहब का कॉलम याद आया जब हमने ये एलामिया पढ़ा, जिसमें एक बार फिर इयादा किया गया है, बल्कि ये काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कह सकते हैं उसको, कि मुल्क के वसी तर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साज़ों, मुजरिमों, इसकी हौसला अफजाई करने वालों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। इंसाफ का कटहरा तो फिर अदलिया की तरफ ही एक बार फिर देखा जा रहा है। और इसके अलावा उसमें एक और बात हुई, वो ये कि जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है, वो मज़मूम सियासी मकासद के हुसूल के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। पहले तो हम हमेशा सहूलतकारों का जिक्र सुनते थे, अब की बार बैरूनी यानी एक्सटर्नल हैं कुछ, और प्रॉक्सीज़ का भी जिक्र इसमें हुआ। ये जो हफ़्ता गुजरा है ये बहुत वलवला अंगेज़ इस लिहाज से था कि अच्छा चले, इससे पहले कि मैं ज़िक्र करूँ उस ट्वीट का जिसने बहुत शोर मचाया, जिसकी वजह से आज ही के दिन ये एक तरफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब की 9 मई के 2 मुकदमात में वो बरी हुए हैं। फिर इसी हफ्ते एक मुतनाज़े ट्वीट होता है और फिर जेल से ही एक गैर मुल्की मीडिया कंपनी है, उसको इमरान खान साहब इंटरव्यू भी दे देते हैं। उसमें वो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं ये राय का, वो तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इमरान खान साहब का ट्वीट लेकर इस वक्त मुस्लिम लीग नून, फैसल वावडा साहब के तज्ज़िये बहुत अहम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उसको खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं उससे, लेकिन आप बताएंगे कि वो किस हद तक कामयाब है। तलाल चौधरी साहब का तबसरा मैं चाहूँगी कि शामिल होने को लेकर। जी, अगर शेख मुजीबुर रहमान इन्हें इतने पसंद थे तो जब ये खुद इख्तदार में थे तो उसे कौमी हीरो बना देते। जब ये खुद इख्तदार में थे उस वक्त तो दूसरे लीडरों को ये कहा करते थे कि वो शेख मुजीबुर रहमान न बने, और अब खुद शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं। 1971 को जेब में रखकर 9 मई किया गया, लेकिन नाकाम हुए। अब ये सोच रखने वाले नाकाम होंगे, पाकिस्तान कामयाब होगा। अच्छा, बहुत से सवालों की तरफ जाने से पहले और मज़ीद शॉर्ट सुनवाने से पहले मैं चाहूँगी मैं आपसे जानूँ कि ये ट्वीट को लेकर बहुत रंजो गम पाया जा रहा है अफवाज पाकिस्तान में भी और जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो भी। FIA साइबर क्राइम ने भी अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इस मामले, इस ट्वीट को लेकर क्या कार्रवाई या क्या सज़ा मिल सकती है और किसको? उससे पहले तो ये पूछना चाहिए आयशा, हाँ, कि ये क्यों किया इमरान खान ने? ये कंपैरिजन है, ये क्यों किया? ये तो हम सबको तकरीबन अंदाजा है। आप उस वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड्स देखें तो फिर ये भी पूछना चाहिए ना, हाँ, कि क्या वो समझते हैं कि दिस इज द टाइम टू से दीस थिंग्स। इसका मतलब क्या है? क्या वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अफवाज ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस की जिम्मेदार थी, नंबर 1। क्यों कि मुजीबुर रहमान ने जमहूरी तौर पे मेजॉरिटी हासिल की थी, उनको मेजॉरिटी डिनाई कर दी गई, और वो एक जनरल जो लीड कर रहा था उस वक्त की अफवाज को, उसकी जिम्मेदारी थी, और उसने ये गद्दारी की एक किस्म की आइन के साथ, कि आइन जो थी वो डेमोक्रेटिक वोट्स को नहीं माना उन्होंने, और फिर मुजीब को एक गद्दार करार देके फौजी एक्शन किया वहाँ, और जिसकी वजह से फिर एक अलहदगी हो गई, सेसेशन हो गई। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी वही सिचुएशन है कि इमरान खान साहब को फुल मेजॉरिटी मिली है और एक जनरल ने उनको वो मेजॉरिटी डिनाई की है और वो गद्दार है। अच्छा, अब दिस इज़ द जिस्ट जो उनका जो बयानिया है जी। अब सवाल ये है कि इसके साथ दो इश्यूज खड़े होते हैं ना। एक तो ये होता है कि ठीक है, ये अपनी जगह कि उस वक़्त एक मेजॉरिटी को तस्लीम नहीं किया गया और इस दफ़ा भी एक मेजॉरिटी को तस्लीम नहीं किया गया, मगर क्या इसके साथ मुजीब हीरो बन जाता है और या एक गद्दार और ट्रेटर बन जाता है? बिकॉज़
मुजीब ने फिर सेसेशन तो की थी ना, सेसेशन तो की थी उन्होंने, तो क्या फिर आज उसी किस्म के हालात हैं कि इमरान खान की पार्टी जो है वो एक सेसेशन की तरफ जा रही है? क्योंकि अगर वो मुजीब को हीरो बना रहे हैं और एक जनरल को ज़ीरो बना रहे हैं, तो फिर अपने साथ जब कंपेयर करते हैं तो यही कहना चाह रहे हैं ना जी। बट द फैक्ट इज़ स्लाइटली डिफरेंट। फैक्ट ये है जो कि फ़र्क है, जिसलिए ये सारा जो तज्जिया हुआ है या ये जो कंपैरिजन की है खान साहब ने, ये सही नहीं है। वो इसलिए पहले तो खान साहब शेख मुजीब नहीं है। अच्छा। शेख पावर में फ़ौज के कंधों पे नहीं आया था। अच्छा। शेख मुजीब को फ़ौज ने नहीं बनाया था। शेख मुजीब फ़ौज की ऑपोजिशन में बना था। उस वक़्त 1 यूनिट अयूब खान का था, मतलब है कि 2 यूनिट्स नहीं थे, 4 यूनिट्स नहीं थे, एक ज़माने में 5 यूनिट्स होते थे, सब इक्वल वेट थी, 4 यहाँ की प्रोविंसेस, एक बंगाल की प्रोविंसेस, ईस्ट पाकिस्तान। अयूब खान ने 1 यूनिट बना लिया, सेंट्रलाइज कर दिया। खान साहब तो पावर में फ़ौज के कंधे पे आए। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, अपने को बायस वायस नहीं है इसमें। तो इसके ऊपर अगर कोई पूछना चाहे तो 100 इसकी एविडेंस इतनी है कि जनरल पाशा और इन लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब खान नवाज शरीफ को निकालना है और इमरान खान को लाना है, और फिर उनको बनाया, फिर उनको लाए, फिर रिग की 2018 की इलेक्शन। तो पहले तो शेख मुजीब के साथ कंपैरिजन नहीं बनती खान साहब की। ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि शेख मुजीब जो है वो बांग्लादेश में हीरो के तौर पर उसको तस्लीम किया जाता है जी। और हम उसको अभी भी गद्दार कहते हैं। इसकी जो एविडेंस है मैं आपको बताता हूँ, वो ये कि बांग्लादेश ने, हमारे तल्लुकात बांग्लादेश के साथ वो दिन और आज का दिन अच्छे नहीं हैं। वहाँ कभी खालदा ज़िया आई, कभी हसीना वाजिद आई, एक आध मिलिट्री गवर्नमेंट भी आई, ज़ियाउर रहमान की मिलिट्री गवर्नमेंट भी आई, मगर किसी ने पाकिस्तान के साथ कोशिश नहीं की कि तल्लुकात बेहतर किया जाए, क्योंकि उनका एक मुतालबा था कि पाकिस्तानी जनरल मुशर्रफ आए, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहब आए या नवाज शरीफ साहब आए, जब से ये चल रहा है, और आके माफ़ी मांगे। उनका सिर्फ एक मुतालबा था, आए और सब पाकिस्तान, सबके सामने बांग्लादेश के अंदर 1971 का जो आर्मी एक्शन था और उसके बाद जो कुछ हुआ वहाँ उसके दौरान, उससे हमारी आवाम से माफ़ी मांगे, उसके बाद हम नॉर्मलाइज कर लेंगे। मगर यहाँ किसी की हिम्मत नहीं थी कि वहाँ जाके माफ़ी मांगना। जनरल मुशर्रफ भी गए थे, मगर माफ़ी मांगने से पीछे हट गए। अच्छा। बहुत सी अच्छी बातें की, मगर माफ़ी नहीं मांगी। वो दिन और आज का दिन है। नवाज शरीफ साहब ने भी वहाँ जाके माफ़ी नहीं मांगी। अच्छा। इमरान खान साहब ने भी जाके माफ़ी नहीं मांगी। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी जाके माफ़ी नहीं मांगी। हालांकि इनके दिल के अंदर यही बात थी कि हमारी गलती थी, हमने जो आर्मी एक्शन किया वो गलत था, उसके बुरे नताइज निकले, उससे सेसेशन रुकी नहीं, एक नफ़रत पैदा हो गई जो आज तक ख़त्म नहीं हुई। मगर किसी सियासी लीडर ने के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके वहाँ माफ़ी मांगते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि पाक अफवाज इस चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। माफ़ी मांगने का ये मतलब था कि हमारी अफवाज से वहाँ कुछ क्राइम्स कमिट हुई, जिसका जिक्र वीडियो में भी है, और जिसका जिक्र हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में भी है, जिसकी वजह से आजकल सब लोग उसको पढ़ना चाह रहे हैं कि उसके अंदर क्या है जी। अच्छा, तो ये है सिचुएशन। तो अब आज खान साहब जो हैं किस मुंह से ये कह सकते हैं जो वो कह रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। और खान साहब शेख मुजीब नहीं है, और ये आर्मी चीफ जनरल याया नहीं है। जनरल याया को ये कहा जाता था कि ही इज़ अ यूसर्पर। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें उनको यूसर्पर कहा गया था। यूसर्पर मीन्स के गैर आइनी तौर पे उसने पावर छीनी। तो ही वॉज नॉट लेजिटिमेट रूलर ऑफ पाकिस्तान। अफसोस इस बात का है कि जब मार्शल लॉ लगता है तो जज हजरात हमारे, ये तारीख की बात कर रहा हूँ,
जज हजरात हमारे उस वक्त उसको यूसर्पर नहीं कहते। अच्छा, उस वक्त उसको नहीं कहते, अप्रूवल दे देते हैं उस वक्त, जब उसको कंडीशनल अप्रूवल दे देते हैं। हाँ। कुछ पीसीओ साइन कर देते हैं, हाँ। कुछ आ जाते हैं, कुछ चले जाते हैं, ठीक। जब वो चला जाता है एक अवामी प्रेशर की वजह से, नाअहली की वजह से, या और कोई इंटरनल रीज़न की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ द जुडिशरी, अच्छा, उसके बाद फिर जजमेंट देते हैं कि वो यूसर्पर था, गैर आईनी था, हाँ, गासिब था। ये नुसरत भुट्टो केस है एक बहुत फेमस, जी। जिन लोगों को बात मेरी समझ नहीं आ रही, गूगल करके पढ़ लें कि क्या हुआ उसमें अंदर। तो अब बात यह है कि यहाँ भी उसी किस्म की सिचुएशन है अभी कि यहाँ कोई मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ इस वक्त। अच्छा, ठीक है, तो इसलिए ये कहना कि इस वक्त की जो फ़ौजी क़यादत है, जो आइनी तौर पे लिजिटिमेट तरीके के साथ अपॉइंट हुई है, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, ठीक, उनकी अपॉइंटमेंट को अदालत में भी चैलेंज नहीं किया गया, क्योंकि वो लिजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है। राइट। वो सीनियर मोस्ट थे, उनको अपॉइंट कर दिया गवर्नमेंट ने, अच्छा, ठीक। अब बात यह है कि उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, तो उनको एक यूसर्पर के तौर पे, आसिम मुनीर साहब को यूसर्पर के तौर पे देखना इज़ रॉन्ग। इसी तरीके के साथ खान साहब को अपने आप को एक मुजीब की शक्ल में, एक पॉपुलर हीरो की शक्ल में पेश करना इज़ रॉन्ग। ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए नाराज़गी भी है बहुत सी कि आपने ये फिर इस दफ़ा सिर्फ एक शख्स की बात नहीं की, आपने फिर एक सारी इंस्टीट्यूशन की तौहीन कर दी है और अपने आप को कुछ और बना लिया जो आप है नहीं। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ वाई इतना रिएक्शन आया है। और ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है आज, उसमें भी जो गुस्सा का इजहार किया गया है, और उससे यही नज़र आता है अब कि पहले अगर ऐसी सिचुएशन थी कि इस वक्त के जो आर्मी के चीफ हैं वो एक माइनॉरिटी में थे, बिकॉज ज़्यादातर लोग जनरल बाजवा जो प्रमोट कर गए थे वो इनकी कंस्टिट्यूंसी के नहीं थे, वो जनरल बाजवा की कैंप के सोच के लोग थे, जो कि शायद थोड़े से प्रो पीटीआई थे या एंटी नून लीग थे। दोनों में फ़र्क है ना थोड़ा बहुत, मगर एट द एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिवली वो कुछ मसला वही बनता है, प्रो पीटीआई। तो अब बात यह है कि इस सूरत में आसिम मुनीर साहब को टारगेट करना इस तरीके से और उसके साथ सारी फ़ौज को टारगेट करना इज़ नॉट राइट। इसीलिए मेरा ये तज्जिया है कि अगर इस किस्म की सोच थी पाकिस्तान की अफवाज की इंस्टीट्यूशन के अंदर, जो कि हमदर्दी रखती थी इमरान खान के लिए क्योंकि उनकी फैमिलीज़ ने खान साहब के लिए वोट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंस्टीट्यूशनल सोच जो है खान साहब के बारे में तब्दील हो रही है। अच्छा, वो नून लीग के हक़ में नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी के हक़ में नहीं हो रही, ठीक है, ठीक, मगर वो खान साहब की जो हरकतें हैं उससे अब खौफजदा हो रही है कि इस किस्म का बंदा अगर वापस पावर में आया तो हमारे साथ क्या होगा इंस्टीट्यूशन का और इस मुल्क के साथ क्या होगा इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। एक तरफ तो यही इम्प्रेशन है कि इमरान खान साहब की जारहाना पॉलिसी का हिस्सा है ये, जिस तरह से ट्वीट किया जा रहा है या इंटरव्यू में भी जो बातें की जा रही हैं कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है, कैद तन्हाई में रखा गया है। दूसरी तरफ जो बैरिस्टर गौहर हैं पार्टी चेयरमैन, वो क्या कह रहे हैं वो शामिल करेंगे। समटाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है। एक कंसर्न है खान साहब का, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है, लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। फौज के बारे में कोई कुछ नहीं। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन डू यू बाय दैट? नो, पॉलिटिकल नहीं, दिस इज़ नॉनसेंस। पहली बात तो ये है कि खान साहब ने नहीं डिनाई किया कि ये मेरी अथॉरिटी के साथ नहीं हुआ। उनके वेबसाइट के ऊपर, ट्विटर हैंडल के ऊपर अभी भी लगा हुआ है जी, लगा हुआ है, और ये सारे लोग भाग दौड़ कर रहे हैं किसी तरीके से उसको डिलीट करवाएं। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई आज, जिसकी मुझे समझ आ गई है। जो ओपनिंग स्टेटमेंट है आज की फॉर्मेशन कमांडर्स का, अंग्रेजी में मैं पढ़ता हूँ, तुम उसको उर्दू का तर्जुमा तुम कर दो। Conspirators duly abetted by their foreign cohorts are peddling blatant lies, fake news and propaganda. तो conspirators duly abetted by their foreign cohorts. आज पता ये चला कि PTI अमेरिका is very active. ये आज जो नई डेवलपमेंट हमें पता चली है वो ये है कि जो सारा सोशल मीडिया कैंपेन जो चल रही है आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ और अब फ़ौज के ख़िलाफ़, ये अमेरिका से पीटीआई के सपोर्टर्स वहाँ से ही कर रहे हैं। ये रऊफ हसन साहब ने भी कहा। आज रऊफ हसन साहब की मैं बात करता हूँ, अगेन आई वाज शॉक्ड कि जिस किस्म की वो
फ्रैंकली बड़ी पैथेटिक किस्म की एक्सप्लेनेशंस दे रहे थे। आई वाज सरप्राइज्ड, सिंपल एक्सप्लेनेशन वुड हैव बीन बेटर। कभी मैंने तो पढ़ा नहीं है, मुझे तो ये है, इतने वो अमेरिका में हैं, हाँ पता नहीं खान साहब को पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा है, इस किस्म की फजूल बातें कर रहे थे। बेहतर ये होता कि जैसे ये साहब जिसका आपने अभी हमें सुनाया, हाँ गौहर साहब का, कि कहते हैं नहीं वी डिसोन दिस, सीधी सी बात थी, हम डिसोन करते हैं और इंशाल्लाह विल हैव इट रिमूव्ड, ये कह देते हैं ना, जो कि गौहर साहब ने कहा जी। ये कहना कि जी अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ से ये खान साहब ने किसी को हैंडल की इजाज़त दी हुई है और वो ये बातें कर रहे हैं, तो दिस इज़ अनदर एडमिशन कि इसके अंदर अब वो फॉरेन कोहोर्ट्स जिसकी बात हो रही है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सारा जो कैंपेन चली है आसिम मुनीर साहब के खिलाफ, ये शुरू हुई एक्स आर्मी रिटायर्ड लोगों से, ये फिर और यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये सारी बातें शुरू हुई। फिर यहाँ जब कंट्रोल किया गया तो बड़े की लोग उठ के लंदन चले गए, राजा साहब वगैरह वगैरह, वहाँ से बैठ के उन्होंने ये सब कुछ किया। फंड्स की तो कोई शॉर्टेज नहीं है। यू कैन नॉट अक्यूज़ इमरान खान पार्टी के जी वो किसी फॉरेन गवर्नमेंट से फंडिंग ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उनकी अपनी सोर्सेज हैं, वो बड़े कमिटेड लोग हैं, दे बिलीव इन खान साहब, दे बिलीव इन व्हाट दे से, वॉलंटियर मिल जाते हैं और काम भी वॉलंटियरिंग के साथ कर रहे हैं। और ये जो हायर कर रहे हैं पीआर कंपनीज और ये आईटी कंपनीज और सोशल मीडिया कंपनीज जो कि इनके लिए सारा मवाद बनाती हैं, they are being paid for and they're all PTI supporters। कोई उसमें इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। खान साहब हमेशा अपने लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेते थे और बड़ी खुशी के साथ डॉक्टर हजरात, प्रोफेशनल्स खुशी के साथ देते थे, उनको फ़ख्र था उनको कि वो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तो उनकी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इसमें कोई कंस्पिरेसी नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि ये मामला जो है ये ऐसी जगह से चल रहा है और कंट्रोल किया जा रहा है जिसको रोकना मुश्किल हो गया है। अगर यहाँ होता तो उसको पकड़ा भी जाता, रोक भी लेते। तो यानी बंद नहीं किया जा सकता, बड़ा मुश्किल है इसको बंद करना, बड़ा मुश्किल है। इसलिए अब जो फैसला हुआ है इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में, वो ये है कि हम कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट करेंगे इनको। तो अब क्या वो प्लान बन रहा है जिसकी वजह से इनको कॉम्प्रिहेंसिवली डिफीट करेंगे, मुझे तो उसका इल्म नहीं है, मगर हम उसकी तरफ इशारे कर सकते हैं कि कैसे होगा ये, वो कैसे होगा। एक तो ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर और क्लैंप डाउन होगी, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, मैं फिर इसको दोहराऊंगा, क्योंकि जिसके अंदर पहले उन्होंने ट्विटर को बंद किया, फिर अब मेरा ख्याल है अगली अटैक VPNs के ऊपर आएगी, ठीक, तीसरी अटैक आएगी यूट्यूब के ऊपर, उनको भी ब्लॉकिंग का ये सब कुछ होगा एंड सो ऑन। तो और फिर क्रैकडाउन होगा ऑन पीपल। और ये जो नए कानून बन रहे हैं वो इसीलिए बन रहे हैं ताकि उन कानून के तहत लोगों को पकड़ दकड़ करके शट अप किया जाए। तो मैं समझता हूँ हमारी मीडिया के लिए भी इसकी जो बाय प्रोडक्ट होगा, ये जो कॉन्फ्रंटेशन चल रही है बिटवीन वन इंस्टीट्यूशन एंड द PTI, वो अनफॉर्चुनेटली आज़ाद इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स और मीडिया वाले जो हैं उनके ऊपर भी उसका गिरेगी, लाइटनिंग गिरेगी। ठीक है, पार्टी पे पाबंदी की तरफ तो नहीं जा सकता? अच्छा, बिल्कुल जा सकते हैं, मगर बात है कर तो बहुत कुछ सकते हैं फिर, मगर चलेगा नहीं। अच्छा, कैसे नहीं चलेगा? हाँ, वो बताता हूँ मैं आपको। हाँ, मैं ब्रेक ले लूँ फिर उसके बाद। हाँ, बताता हूँ कि मसले क्या होंगे, मसले क्या क्या हो सकता है, ऐसे इम्कानात है जिन पर अभी गौर किया जा रहा होगा, मुमकिनात क्या हो सकते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जिस तरह की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं या जिस किस्म का भी नैरेटिव बनाया जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सवाल ये था कि क्या पार्टी पर पाबंदी की कोई सोच कहीं मौजूद है? सेठी साहब का ये कहना था कि वो चलेगी नहीं अगर लगाई भी जाती है तो, लेकिन फैसल वावडा साहब इशारा क्या दे रहे हैं वो समझना भी ज़रूरी है। जी, जो 71 वाला आपने काम किया, इसकी अब माफी तलाफी नहीं होगी। कुल्हाड़ा मारा है, 9 मई कुल्हाड़ी थी, ये कुल्हाड़ा मार दिया है। सब ने मिलके ऐसी जगह पे ले जाना है जहां से कोई कानूनी तौर पे ना निकल सके, वहां पहुंच गई है पार्टी। ये देखें, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, जाहिर है ये धमकी है कि एस्टैब्लिशमेंट एक्शन लेगी। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें सोचने वाली हैं कि मैंने भी कहा कि वो नाराज़ हैं, अपसेट हैं कि ये किस किस्म की बातें हो रही हैं, और उनका जैसे कहते हैं ना, पेशेंस इज़ रनिंग थिन। एक तो ये जो मैं कुछ अरसे से कह रहा हूँ कि
वो ज़्यादा बड़ी क्रैकडाउन सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं। इमरान खान के ज़माने में भी उन्होंने कुछ कानून, पहले नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, फिर इमरान खान साहब के ज़माने में, और अब ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने जो कानून पास किया है जिसके ऊपर काफ़ी शोर पड़ा, तो ये भी इनके कहने पे ये हुआ है। नून लीग का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, उनको तो कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा था जी। तो इसलिए ये भी कहा गया था कि करें, तो उन्होंने कर दिया। अच्छा। अब प्रॉब्लम यही बनी हुई है ना, द करंट पॉलिटिशियंस आर मोर लॉयल देन द किंग वाली बात है, क्योंकि उनकी अपनी सर्वाइवल इस चीज़ पे डिपेंड करती है। ये सब जो इक़दामात हैं, दे आर टू स्टॉप द इमरान खान सपोर्टर्स एंड इमरान खान प्रोपेगेंडा, पार्टीज प्रोपेगेंडा। एंड अगर तो वो किसी सियासतदान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता तो कोई इशू नहीं था, बिकॉज इट्स अगेंस्ट एन इंस्टीट्यूशन नाउ। पहले इट वाज बेसिकली on one person in the institution, now it is spreading to the whole institution. And India में इसको लेकर जो बातें की जा रही हैं, उनको मौका मिल गया ना। बिल्कुल करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम जो आएगा जब इसको इम्प्लीमेंट करने जाएगी ये इंस्टीट्यूशन, तो अदलिया इनके रास्ते में खड़ी हो जाएगी। ये मैं पहले भी कह रहा था, मैं अब फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो कानून है ना, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे, इनको चलने नहीं दिया जाएगा। मैं एग्जांपल आपको, इसी जो पंजाब वाला कानून है, मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि जब कानून बनता है तो उसके साथ उसके रूल्स भी बनते हैं। ये पता था आपको? जी। रूल्स के जी कैसे इंटरप्रेट किया जाए। हाँ। वो रूल्स का पूरा एक फंदा होता है, वो रूल्स बनते हैं, ठीक है, डिफाइन करने के लिए कैसे। हाँ। जब तक वो रूल्स ना बने ये कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता। बन गया ये कानून, इसके रूल्स नहीं बने अभी तक। अच्छा। तो जब तक रूल्स नहीं बनेंगे उस वक्त तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और अभी जैसे ही गवर्नर साहब के ऊपर प्रेशर आएगा और वो साइन करेंगे, और अभी ऑलरेडी आपने देखा बातें शुरू हो गई हैं कि अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ गई है। गवर्नर साहब भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं, और कुछ नून लीग वाले भी लोग कह रहे हैं कि थोड़ी जल्दबाजी की है, इसीलिए रूल्स भी नहीं बने ना, जल्दबाजी में काम किया बने। तो मुझे दो बातें समझ आ रही हैं जो कि मैं पेशेंट गोई कर रहा हूँ कि ये कानून अभी जैसे कहते हैं ना, सोए रहेगा। अच्छा। ये उठ के आपकी और मेरी टांगे नहीं तोड़ेगा। अच्छा। ना ही किसी पीटीआई वाले की करेगा ये। हाँ। ठीक है। उसकी वजह ये है कि एक तो रूल्स नहीं भी बने, दूसरा ये है कि रूलिंग पार्टी के अंदर डिसएग्रीमेंट्स हैं। साद रफीक साहब बोल पड़े जी, वो ऑर्डिनेंस के मामले में बोल पड़े हैं। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट भी ज़ाहिर है इस पे, और मैं समझता हूँ अदालतें भी इसमें बहुत सी नुक्ताचीनी करेंगी और कुछ चीज़ें सस्पेंड कर देंगी अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स, अगेंस्ट डेफिनेशंस, इस किस्म की चीज़। तो ये अभी कहीं जाएगा नहीं फिर। मगर जो बात मैं कह रहा हूँ कि कोशिश होती रहेगी कि इस किस्म की कानून लाए जाएं और पाबंदियां लगाई जाएं, मगर ये नाकाम हो जाएंगे। अच्छा। और जो नाकामी की वजह यही है कि जुडिशरी नहीं होने देगी ये जिस मूड में आज। तो मैंने जो कल या परसों या पिछले हफ्ते जो बात की थी, जिसकी वजह से कुछ तबसरे कर रहे हैं वी लॉगर्स और भी लोग कि क्या मैं कोई वार्निंग दे रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ जजेस को, क्या कर रहा हूँ मैं, बगावत की बात कर रहे हैं, मार्शल लॉ को इनवाइट कर रहा हूँ, इमरजेंसी। एक्चुअली बात यह है कि आपको याद नहीं है तो अगर सुना दे लोगों को कि जब ये बात हो रही थी, तो जब ये बात ख़त्म हुई तो मैंने उस वक़्त ये बात कही, मैंने कहा मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ कि खतरे हैं, और अगर वो ख़तरे ना रोके गए तो क्या हो सकता है, ये नहीं कि क्या होगा, या ना ही मैं इनवाइट कर रहा हूँ। फिर मैंने ये कहा कि उसके क्या नताइज होंगे अगर ऐसी चीज़ होती है, तो उसके ऊपर अलग मैं बात करूँगा, क्योंकि मेरी व्यू ये है कि वो नताइज अच्छे नहीं होंगे। अगेन वो फिर हम किसी वक्त डिस्कस कर सकते हैं। एज अ तजियाकार मैं कोशिश करता हूँ कि अपना ओपिनियन कम दूँ, और जो हकीकत है वो जहाँ ले जा रही है उसको एनालिसिस कहते हैं। माजी को देखते हुए ना, कि माजी में भी ऐसी सिचुएशन जब हुई, तो माजी को देखना पड़ता है, फिर एक आगे भी देखना पड़ता है। आगे के जो असूल मैं इख्तियार करता हूँ वो मैंने यूनिवर्सिटी में सीखे थे। अच्छा। कि अगर आप देख रहे हैं कि ये पानी उबल रहा है, अभी गर्म हो रहा है, तो आपने ये देखना है कि ये उबलेगा कि नहीं उबलेगा। जब ये उबलता है तो पानी पानी नहीं रहता, स्टीम बन जाता है, क्वांटिटी चेंजेस इनटू क्वालिटी। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब ये है कि हर चीज़ को देखें द यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स, और वो देखें कौन सी चीज़ है जो नीचे नज़र तो नहीं आ रही, अगर गौर करेंगे तो बढ़ रही है। क्या ये पानी उबल रहा है, उबलने की तरफ जा रहा है, क्या जब उबल जाएगा तो क्या होगा, या किसी स्टेज पे ये गर्म होना बंद हो जाएगा और फिर ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये चीज़ें आप देखना शुरू कर दें तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये बात इधर है
मुझे लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ठीक है। तो इस वक्त जो कॉन्फ्रंटेशन चल रही है बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस, एक जुडिशरी और एक मिलिट्री, ये मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं धमकी दे रहा हूँ, मगर धमकी मैं बिल्कुल नहीं दे रहा, ना ही मेरा ये काम है कि मैं धमकियाँ दूँ। मैं कौन होता हूँ धमकी देने वाला? ना ही मैं किसी के बिहाफ के ऊपर ये बात कर रहा हूँ। अब तो क्लियर भी हो गया कि आज शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कर दी है वो तो मेरे से बहुत आगे निकल गए। अदालत के बारे में, जो काली भेड़ियों की जो बात कर दी, मैं आता हूँ उसकी तरफ। मगर बात ये है कि ये मामला जो है ना, ये बड़े ख़तरनाक है। ठीक। मेरा इसमें कोई ये मौक़िफ़ नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा है और इसके क्या नताइज होंगे, वो अलग एक डिस्कशन है। अच्छा। मगर मैं ये कह रहा हूँ ये ख़तरनाक बहुत है और इस वक्त बढ़ रहा है, और अगर इसको ना रोका गया तो फिर लॉजिकली स्पीकिंग, पॉलिटिकली स्पीकिंग, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, ये ऐसी जगह पे ना चला जाए जहाँ से फिर वापसी मुश्किल हो जाए। जब वहाँ बात पहुँचती है तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ये चीज़ें बात सामने आ जाती है, इंतहा इकदाम की तरफ जाते फिर उधर चले जाते हैं। तो मैंने उसकी तरफ इशारा किया था। अब लोग, कुछ हमारे दोस्त बेचारे थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कुछ बातें भी कम होती हैं करने को, तो वो फिर अपना वीलॉग्स भी करने पड़ते हैं। तो उसमें फिर वो जाहिर है कि वो जो मैं कहता हूँ वो तो नहीं सुनते, वो जो सुनना चाहते हैं ये उसको सुनाते हैं, तशरीह वैसी करते हैं जैसी वो चाहते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि ये इसमें बड़े पर्सनल रीजंस भी होते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि एक दो लोगों ने इस किस्म की कोशिश की है, मगर सूरत हाल ये है कि वी आर इन अ वेरी डेंजरस फेज। पीटीआई पीछे नहीं हट रही, अफवाज आगे बढ़ रही है। अच्छा। दिस इज नॉट गुड, इट शुड बी द अदर वे अराउंड। पीटीआई को पीछे हटना चाहिए, अफवाज को भी पीछे हटना चाहिए। वी शुड फाइंड अ सोल्यूशन टू दीज इश्यूज, मगर वी आर नॉट गोइंग फॉर अ सोल्यूशन। खान साहब की एक कोशिश है, दिस इज़ वाई हम सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, और उसमें अब मेरे जहन में एज एन एनालिस्ट कोई शक नहीं है। खान साहब चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके के साथ कोई ऐसी हो जाए फ़ौज के अंदर जिससे आसिम मुनीर साहब फारग हो जाए। तो खान साहब की ये कोशिश है कि किसी तरीके के साथ पाकिस्तान भाड़ में जाए, IMF भाड़ में जाए, इकॉनमी भाड़ में जाए, इंस्टेबिलिटी इतनी क्रिएट कर दी जाए कि फ़ौज के अंदर ऐसी एक बेचैनी हो जाए कि वो फिर सोचें कि और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट कि हम अपने चीफ़ को फारग करें, और कोई ऐसा चीफ़ लेके आए जो कि खान साहब के साथ समझौता करके उनको पावर में लेके आए। ये इमरान खान की फ़लसफ़ा है। अब मैं इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, इसलिए फिर जो रिएक्शन आता है वहाँ से वो आपके सामने ही है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे तो बड़े लेवल पर ये जवाब आया है सामने। तो उसके साथ ही एक इंटरव्यू, हालांकि वो कहते हैं मैं कैद तन्हाई में हूँ, डेथ सेल जैसी सिचुएशन है, वहाँ पर मुझे रखा गया। तो 5 कमरे में डेथ सेल बनी हुई है। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा है। एक्सरसाइज मशीन्स हैं और 3-4 मतलब ऐसी जेल तो मेरा ख्याल है किसी सियासतदान ने नहीं देखी जैसी जेल इमरान खान साहब काट रहे हैं। चले, ये जो बातें उन्होंने की हैं, और अहमद जो एक जर्नलिस्ट है रेनाउंड, उनको जो उन्होंने सवालों के जवाब वो उन्होंने लिखा है उसमें कि मैं उनसे काउंटर क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था, मैंने सिर्फ क्वेश्चंस किए जिसके जवाब सामने आए। उन्होंने क्या क्या कहा है उस इंटरव्यू में और उसका क्या मतलब है, ब्रेक के बाद आके बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। इमरान खान साहब के वैसे तो कैद तन्हाई में है, लेकिन जेल से उनके आर्टिकल्स, इंटरव्यूज़ सारे शाया हो जाते हैं। ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना कि इस पर कोई जवाब दे कि वहाँ से आ कैसे जाते हैं वहाँ पर, जहाँ कर्नल साहब ऑपरेशन सारे 1 विंडो ऑपरेशन चलाते हैं, और कानूनी टीम तक इमरान खान साहब से नहीं मिल पाती है। उन्होंने काजी फाइज़ ईसा साहब को बताया नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान, और वहाँ पर जज साहिबान थे, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को एक मैसेज दिया, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को, कि हम काली भेड़े नहीं हैं। अच्छा, ये तब हुआ जब नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो जाते हैं। उस मौके पर शहबाज शरीफ साहब एक खिताब करते हैं और फिर वो अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो पहले की जुडिशरी थी नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने निकाला था और सज़ा दी थी उनको भी, और अभी मौजूदा अदलिया के हवाले से भी कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा उन्हें कि कैसे इमरान खान को मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत दे दें और निकाल दें जेल से बाहर। अब शहबाज शरीफ साहब से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, हम नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कोई ऐसा अंदाज़ अपनाएंगे कि लगेगा मुज़ाहमत ही है उनका बयानिया। लोग इसको लेकर कॉन्स्पिरेसी ये शुरू हो गए हैं सिटी साहब के नवाज शरीफ साहब पर तोल रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, और रास्ता इसका यूँ निकलेगा कि तौहीन अदालत लग जाएगी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर। ऐसा हो सकता है? हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। हाँ, उसकी वजह ये है कि फिर ये एस्टैब्लिश हो जाएगा ना, कि इस मुल्क के अंदर जजेस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल देते हैं।
एक और। तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं होगा ना, 2-3 दफ़ा पहले हो चुका है ना। जी जी, वो तो प्रैक्टिस है यानी कि। तो ये तो बहुत बड़ा दाग लग जाएगा जुडिशरी के ऊपर। और उधर शहबाज शरीफ साहब जो है वो कहेंगे ठीक है मुझे निकाल दिया है, तो नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होगा। मगर अब सिचुएशन ये है कि कोई कंस्पिरेसी नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब ने दिल की भड़ास निकाली है, मगर उससे भी ज़्यादा ये बात इसलिए कही है क्योंकि ये बात पसंद की जाएगी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, क्योंकि ये उनकी सोच है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो तो इससे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो शहबाज शरीफ साहब से ही करवाना पड़ता है। अब बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने ये बात कही है। इसके अंदर रिस्क भी है जो आपने अभी जिसकी तरफ इशारा किया कि अब चाहिए अतर मिनल्ला साहब को बुलाएं उनको और कहें तुसी सानू काली भेड़ा क्या है, ऐसे ही क्या है ना। तो कहेंगे हाँ मैंने कहा है, तो कहेंगे कौन कौन सी काली भेड़ है। तो वो जाहिर है वो ये तो नहीं कहेंगे जी मैं, बस हैं कुछ लोग ऐसे, वो लोग जो कि अनरीजनेबली रिलीफ दे रहे हैं खान साहब को। बात फिर प्रॉब्लम बन जाएगी ना। अब अतर मिनल्ला साहब, मैं बड़े सोच के बड़े मोहतात तरीके से कुछ कहना चाहूँगा। अतर इज़ अ गुड मैन, अतर इज़ एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग जज। कोई वजह है कि अतर इज़ नाउ बिकम अ लिटिल aggressive and abrasive. He was not always like this. Very considered. But those considerations are now becoming obvious because emotional stress बहुत मुझे नज़र आ रही है उन पे। अच्छा। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने बैन कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब की बयान जो है वो नहीं छपेगा, टीवी पे नहीं आएगा क्योंकि वो कॉन्विक्ट है। ठीक है, खान साहब भी कॉन्विक्ट हैं, तो उनके तो सारी बयानबाजी चल रही है, उनके ऊपर तो कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तो थोड़ी सी अफसोस होता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों किए जा रहे हैं। अब ये कि कुछ रिपोर्ट्स हैं, मुझे नहीं पता ये सही हैं या गलत हैं, क्या उन्होंने ऐसी बात कही है कि हम काली भेड़ें नहीं हैं, हम काले भूंड हैं, ये कहा है? ये एयर हुआ है जी, ये एयर हुआ है। अच्छा, और इस पे सोशल मीडिया पे तो चल रहा है। फिर अगर ऐसी बात है, मीम्स चल रही हैं, तो पाजी बुलाओ, तो बुलाओ उन्होंने, सभी को स्टिंग कर लें, बुलाओ और करो फिर और शो सभी को के मुंह सुझा दें। तो करो ना, और भूंड बन के करो ना, करो एक प्राइम मिनिस्टर ने और काट दो, अच्छा करो शहबाज की छुट्टी कराओ, ऐसी तैसी तुसी पता नहीं किन्ने प्राइम मिनिस्टर कड्डे ने, 2 बारी बेनज़ीर नूं कड्डिया, 2 बारी नवाज नूं, अदालतों के जरिए निकले हैं जी। एक दफ़ा नवाज शरीफ अदालत के जरिए नहीं निकला, 2 दफ़ा जी, एक दफ़ा मार्शल लॉ के जरिए, एक दफ़ा अदालत के जरिए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दफ़ा निकली नहीं बाहर अदालत की वजह से। तो वो यूसुफ गिलानी साहब भी थे, उनको भी तो अदालत ने कंटेम्प्ट के ऊपर निकाल दिया था। तो शहबाज शरीफ साहब को भी निकाल दें, आपका तो काम ही है कि आप निकालें जो लोग बंदे कंटेम्प्ट करते हैं आपको। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तलाल को आप कंटेम्प्ट में धर लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि और भी ऐसे लोग हैं, और मेरा ख्याल है वो डैनी था जी, दानियाल को भी आपने कंटेम्प्ट में छुट्टी करा दी। निहाल हाशमी थे, हाँ वो भी थे, मगर आज तक किसी पीटीआई वाले को तो आपने हाथ नहीं लगाया। कोई है कोई आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़? कोई नहीं है ना। तो कंटेम्प्ट उस वक्त था जब वो लंबी चौड़ी कंटेम्प्ट करते थे आपकी, तो वो तो कभी नहीं हुआ। तो बात ये छुपी हुई बातें नहीं हैं, ये हकीकत है। इसको बयान करना इज़ नॉट कंटेम्प्ट, इट इज़ टू वार्न यू कि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत कमज़ोर होती जा रही है। अगर आपने ये लड़ाई झगड़े करने हैं तो फिर उस तरीके से करें कि आपकी क्रेडिबिलिटी हाई रहे। ठीक है, ठीक। तो अब खैर इसीलिए नवाज शरीफ रोता फिरता है कि इकामा मनु क्यों कढ़िया, मनु क्यों कढ़िया। तो अगर मनु कढ़िया तो इनू क्यों रखे है तुसी। फिर वो ये कहते हैं कि मेरे से माफ़ी मांगो। ठीक है, तो फिर ठीक है, वो मैं नहीं बात करूँगा। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को निकालें कंटेम्प्ट के अंदर, एक और रिकॉर्ड सेट करें कि हमने एक और डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, और उसके बाद फिर नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए। अगर नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं तो आ जाए, मगर मैं कहता हूँ ऐसे होगा नहीं। अच्छा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, तो कोशिशें ना करें मुस्लिम लीग। नहीं, मतलब है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये एक साजिश है मुस्लिम लीग नून की, एक जुडिशरी को बदनाम करो, जुडिशरी आपको पकड़ के निकाले और फिर नवाज शरीफ साहब लपक के प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच जाए, ऐसी बात नहीं है। मियाँ साहब इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर हाउस, नो मोर, वरना तो नॉट इंटरेस्टेड। मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, नॉट इंटरेस्टेड। अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड। रीजन?
He's not interested. He's got his brother in the Prime Minister's house. He's got his daughter in Punjab. तो why would he be interested in Prime Ministership? जबकि उनको चाहते तो पहले दिन दे सकते थे, नहीं ली उन्होंने। हाँ नहीं, वो वीक नहीं लेना चाहते, वीक गवर्नमेंट। तो आप कह रहे हैं वीक गवर्नमेंट की वजह से नहीं, जो भी वजह थी उन्होंने नहीं ली ना, उन्होंने अपने भाई को आगे किया। तो क्या वो उसमें कोई सर्कमस्टांसेस बदल गए? नहीं बदले। कोई नहीं बदला। ये जो है ना प्रेसिडेंटशिप लेनी, ये एक फेस सेविंग है कि अभी अगर उन्होंने यहाँ रहना है और खुद थोड़ी बहुत सियासत करनी है एल्डर स्टेट्समैन, तो फिर ओहदा भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि पार्टी तो उनकी है ना मरियम की पार्टी है ना शहबाज की पार्टी है, तो पार्टी के तो रहनुमा वही है ना। तो देन ही हैज़ अ राइट टू बी प्रेसिडेंट। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके खिलाफ अदालत ने, जो साकिब निसार ने और खोसा ने जो उनके खिलाफ जजमेंट्स दी थी आयशा, वो यही थी ना कि आप पार्टी से भी हटा दिया जी, हटा दें। तो अब आपके उनके केसेस तो ख़त्म हो गए हैं, ये पार्टी से जो हटाना था वो वापस रिस्टोर कर रहे हैं। तो कोई इनकलाबी बात नहीं हो रही। बजट इजलास की सदारत भी नहीं कि बजट इजलास बुला लिया, उसमें रिलीफ देने की बात। बजट इजलास नहीं बुलाया। मियाँ साहब का एक मौक़िफ़ रहा है, वो पहले दिन से है, वो ये है कि ये IMF प्रोग्राम पहले ये है कि कोशिश करो कि इसको ना एक्सेप्ट करो, कोई और रास्ते निकालो, क्योंकि ये आवाम के लिए ठीक नहीं है। इसके ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, इसके ऊपर ही मिफ्ता इस्माइल को मियाँ साहब के कहने के ऊपर, नाराज़गी के ऊपर कि वो IMF को सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उनको जाना पड़ा। और इसी तरीके लिए आज इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया, क्योंकि ये मियाँ साहब के लोग हैं और इन्होंने मियाँ साहब की जो पॉलिसीज़ हैं कि आवाम के ऊपर इतना बोझ ना डाला जाए, IMF को समझाया जाए, भाई लोगों को समझाया जाए एंड सो ऑन, तो वो तो नहीं है। तो इसलिए बजट वहीं बनेगा जहाँ बनना है। ये एक कोशिश थी कि कुछ इश्यूज़ हैं जो मियाँ साहब स्ट्रेस करना चाह रहे हैं और एक पार्टी यूनिटी दिखाना चाह रहे थे कि आगे जो भी इक़दामात हैं, क्योंकि मियाँ साहब का एक मोटा सा इशू एजेंडा है, मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको कम करें और जो पैसे 4 बचते हैं वो आप आवाम को रिलीफ दें। अच्छा, इसके ऊपर सारी डिबेट थी और किसी चीज़ को भी डिबेट नहीं है। ठीक है कि आवाम के लिए मुश्किलात कैसे दूर की जा सकती है। कि मियाँ साहब को 2 चीज़ों का एहसास है या परेशानी है। एक ये कि आवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, आफ्टर ऑल उनकी वजह से ही तो पार्टीज चलती हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि किसी न किसी वक्त फिर आवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए, जाना है बिल्कुल। तो फिर अगर आप आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आप और भी फारग हो जाएंगे। तो इसलिए ही इज़ कंसर्न्ड अच्छा कि आप सड़कें बनानी बंद कर दें, डेवलपमेंट बजट ख़त्म करें आप, वो जब वक्त आएगा देखा जाएगा। अगले 2 साल जो 4 पैसे बचते हैं वो आप आवाम की बेहतरी के लिए करें, सब्सिडीज दें जहाँ देनी है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और कुछ कीमतें महंगाई कम करने की कोशिश करें। तो फेस सेविंग में पॉलिटिकल मूव कोई भी नहीं होगी, मौलाना को मनाने या शाहिद खाकान अब्बासी को मनाने की कोई कोशिश, पार्टी को फिर से मजबूत बनाने की कोई कोशिश? मौलाना को तो बनाएंगे, शाहिद खाकान अब्बासी ने फैसला कर लिया है कि वो अब अपनी पार्टी बनाएंगे। और वो जाके मियाँ साहब को जब लंदन में मिले थे तो वहाँ इशारा कर आए थे ये। तो इसीलिए उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ी, कि उनका ये ख्याल था कि ये इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं, और ही वाज राइट। सो अब मेरा ख्याल है कि जुलाई में बजट के बाद, मेरा ये ख्याल है जुलाई अगस्त में शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और 10-12 लोग और इकट्ठे करके ये कोई अपनी पार्टी अनाउंस करें। जुलाई में क्यों? बजट के बाद, क्योंकि बजट के बाद कुछ तकलीफ भी होगी ना लोगों को। हाँ, वो थोड़ा मंजरनामा असल में आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती रहती है, तो जुलाई के वाले साहब ने थोड़ा मंजरनामा खींचा था, मैंने कहा पता नहीं जुलाई स्पेसिफिकली आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, जुलाई इसीलिए कि बजट विल बी इन जून, और उसके बाद आप कह रहे हैं कोई गिरदाव बनेगा, क्या नहीं होना। अच्छा, बेचैनी भी होगी, शोर शराबा होगा, तो दैट्स द राइट टाइम टू ट्राई एंड लॉन्च इट। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो, ये भी मैंने उनसे जब बातें करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि शायद जुलाई अगस्त में कुछ पार्टी शार्टी की बात करें अनाउंस, हो सकता है इसको मुलतवी कर दें, हो सकता है वो समझें दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो सो आई डोंट नो, बट ये डेफिनेटली शायद खाकान अब्बासी एंड कंपनी वो नून लीग में नहीं जा रहे, वो एंड ऑफ चैप्टर हो चुका है। ओके, ठीक है। तो जिनकी कोई पार्टी नहीं है, वो मोहसिन नकवी साहब, वो मौलाना से मिलने के, पिछले हफ्ते मौलाना से मिले और फिर गंडापुर साहब से भी मिल लिए, कोई पैगाम पहुंचाया उन्होंने गंडापुर साहब को? आप कमाल करती हैं। क्यों? मोहसिन नकवी साहब की कोई पार्टी नहीं है, क्या बात कर रही है? नहीं, वो पीपल्स पार्टी में या नून लीग में तो नहीं है ना। तो फिर कहाँ है? मैंने कहा पार्टी ही नहीं है। वो परमानेंट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, PPP। चले, इसमें परमानेंट पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान नहीं, परमानेंट पार्टी ऑफ पाकिस्तान।
नई उसका वो हिस्सा है। ठीक है, आज पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। अच्छा ठीक है, ये आप समझ ली बात इस बात को। तो वो जो है वो अपने लीडर से वहीं से हिदायत लेते हैं और वही से ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। अच्छा। इसीलिए इंटीरियर मिनिस्ट्री में वो बैठे हुए हैं। हाँ, लेकिन उनका गंडापुर साहब से मिलना, बिजली के मसाइल हल करने के लिए वो मिनिस्टर वज़ीर तवानाई से मिल लेते हैं। सियासतदान जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि केपी इज़ अ डेंजरस प्लेस, उसको स्टेबल रखना है, उसको प्रोवोक नहीं करना, आग नहीं लगने देनी वहाँ। गंडापुर साहब की थ्रेट ही है कि मैं आग लगा दूंगा। तो इसलिए अच्छा होता है, जैसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने उनको बुला के कहा जिन्ने पैसे कहोगे मिल जाएंगे, देते कोई नहीं, महीना काट लिया, उसके बाद फिर गंडापुर पै गया। ठीक है जी, और फिर बुला लिया उन्होंने, पहले क्या नहीं बुलाओगे, बुला लिया, फिर ठंडा किया, नकवी साहब ने भेजता। SIFC में कुछ अच्छी मुलाकात रही होगी? क्या मुलाकात रही, बस चले गए। इन्होंने भी बड़ी रीजनेबल सी गुफ्तगू की, दूसरी तरफ से भी कोई तू मैं कोई नहीं हुई, क्योंकि ये रूल्स है ना। तो ये पहले तय हो चुका था जाने से पहले। अब वो वहाँ तो कोई फाइट नहीं थी, वहाँ तो कह रहे जो आप मांगेंगे मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर होना नहीं है जिस तरीके से गंडापुर साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप सोचिएगा, आजकल तो सारे स्माइल्स, जप्पियाँ, सब कुछ हो रहा ना। ठीक है ना, बड़े रीजनेबल हो गए। विद इन 15 to 20 days, 1 month गंडापुर साहब फिर गरजना शुरू कर देंगे। अच्छा, ठीक। और फिर जब गरजेंगे तो फिर कोई ना कोई थोड़े से करेंगे, धमकियां देंगे। ये वाली आवाज ठीक नहीं है, ठीक। आपके गले की खराबी की वजह से ऐसे हुई होगी। उसके बाद फिर मौसम नकवी टक करके दबक के पहुंच जाएगा। अभी तो लंदन गए हैं। हाँ, अभी तो खैर लंदन गए हैं। अच्छी ठंडी हवाओं में, यहाँ मौसम बहुत गर्म है। हाँ, नहीं बिल्कुल। चले तो प्रेडिक्शंस क्या है मौसम की, सियासी मौसम की आने वाले दिनों में रहेगा? महकमा मौसमियात तो ये कह रहा है कि शायद मौसम, आपने कहा क्या कहा आपने, मौसम कैसा रहेगा? मौसम कैसा, तो मौसम रहेगा। मौसम रहेगा। फिलहाल तो हीट वेव की प्रेडिक्शन है, लेकिन कहा जा रहा है कि मानसून का आगाज, प्री मानसून का आगाज जून के दूसरे हफ्ते से हो सकता है, लेकिन फिर आगे जुलाई की प्रेडिक्शन सिटी साहब की आपने सुन ली। आप कुछ मजीद जानना चाहें तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।